नमस्कार। 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि देर रात 24 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं और ये 24 आईपीएस अफसर जो तबादले किए गए हैं, ये इनमें से 6 जो कप्तान थे उनको प्रमोशन मिलने के बाद डीआईजी बन गए हैं, जबकि 11 जिलों के एसपी और एसएसपी बदले। आपको सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको इधर से उधर किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले के जो कप्तान हैं उनको भी बदला गया है, क्योंकि उनको भी प्रमोशन मिला है, जिसके बाद डॉक्टर कौस्तुभ को गोरखपुर की कमान मिली है। जौनपुर हो, सुल्तानपुर हो, रायबरेली हो, बस्ती हो या और अन्य जिले हों, इनके कप्तानों को बदला गया है। सबसे बड़ी बात है कि चारू निगम 2 साल के बाद उनको फील्ड में तैनाती मिली है। वो डीएम से भिड़ गई थी, जिसके बाद उनका तबादला हुआ था, उनको भी तैनाती मिली और वो सुल्तानपुर की कप्तान बनी है। रायबरेली के जो कप्तान थे उनका भी तबादला हुआ है और सबसे बड़ी बात है बस्ती के जो अभिनंदन कप्तान थे उनका भी तबादला हुआ है। तो ऐसे में 24 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ है। देर रात ये लिस्ट निकली थी जिसमें कई जिलों के जो कप्तान थे वो बदले गए। यही नहीं, सुजीत पांडे हैं, उनका भी कार्यक्षेत्र बदला है। वहीं अगर आईजी रेंज अयोध्या की बात की जाए प्रवीण कुमार, तो उनको भी एडीजी की जिम्मेदारी मिली है, तो उनका भी कार्यभार या कार्यक्षेत्र बदला है। तो ऐसे में बड़ी लिस्ट निकली थी कल देर शाम, जिसके बाद ये तबादला जो एक्सप्रेस चली, जिसमें 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए और कई जिलों के जो कप्तान हैं वो बदल दिए गए। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथी एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक खबर आपको, ये लिस्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से देर शाम कल 24 आईपीएस अफसरों की जो फेरबदल हुआ था उनकी ये लिस्ट है। साफ तौर पर ये लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, उनके चेहरे भी दिखाई दे रहे होंगे। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा फेरबदल था। 24 आईपीएस अधिकारियों को लेकर के ये लिस्ट निकली थी और उसके बाद उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया था। एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां पर कल एक एमआर का चाइनीज मांझे से गला कटने की वजह से 10 मिनट तक तड़पने के बाद मौत हो जाती है, जिसके बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है। और यही नहीं, सीएम योगी ने स्पष्ट कहा है कि चाइनीज मांझे से हुई मौत हादसा नहीं, हत्या मानी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के सीएम योगी ने स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को फटकार लगाई है और साफ तौर पर पूछा है कि जब चाइनीज मांझे बैन है तो ऐसे में ये कहां से इस तरीके के हादसों की खबरें निकल करके सामने आ रही है। यानी कि आप लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद अब अधिकारी उन लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, अभियान चलाएंगे और जो लोग भी इसको बेचते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि चाइनीज मांझे से हुई मौतों के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है और अगर बात की जाए तो पिछले 1 साल में 8 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें चाइनीज मांझे की वजह से लोगों की मौत हुई है। तो इसको लेकर के बड़े गंभीर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को इसको लेकर के फटकार भी लगाई है। स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि अगर जो लोग भी इस तरीके की कार्रवाई करने से बचते हैं या फिर कार्रवाई नहीं करते हैं या फिर इस तरीके से लगातार चाइनीज मांझा मार्केट में मिलता हुआ पाया जाएगा तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो इस पर कहते हैं उस पर बैन लगाने में पूरी तरीके से दिख नहीं रहे। इस वजह से उनके ऊपर एक कठोर कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं चाइनीज मांझे को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा साफ है कि जो भी ऐसा करते हुए पाया जाएगा और जो अधिकारी इस पर पाबंदी लगाने में ठीक से काम करते हुए नजर नहीं आएंगे उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, रायबरेली की नहीं अगर बात करें तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की खबर है और देर रात कल आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है और उस ट्रांसफर में जो है रायबरेली पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफर जो है बस्ती किया गया है और यहाँ पर 11 वाहिनी पीएससी से जो है रवि कुमार को पुलिस अधीक्षक बनाया गया है रायबरेली का। तो इस परिप्रेक्ष्य में लेकर के जो है तमाम सारे रात तबादले देखने को मिले और इस तबादले में
24 नाम रहे, जिसमें जो है आलोक प्रियदर्शी को भी बनारस भेजा गया है अब। और ऐसे तमाम सारे अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, जिसमें सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बस्ती, तमाम सारे पुलिस अधीक्षकों का इधर उधर तबादला किया गया है। और तमाम सारे लोगों को इसमें बात करें तो नवीनी जो है दी गई है। जैसे अगर बात करें तो जैसे रवि कुमार आए हैं तो पीएससी से आए हैं, इनको अब यहाँ का कमान दिया गया है। और अब बस्ती का जिस तरीके से कल जितेंद्र मामला बता रहे थे, उस मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन ने एक सख्त निर्देश जारी किया और एक होनहार जिम्मेदार जिस तरीके रायबरेली की पुलिसिंग उन्होंने संभाली 1.5 सालों में, इन 1.5 सालों से लगातार हम उनकी अच्छाइयां और बुराइयां जो भी थी, ज्यादातर अच्छाइयां ही दिखाते चले आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, ये अच्छाइयां नहीं कि किसी के पर्टिकुलर हम लोग उसकी दिखा रहे, जो खराब पुलिसिंग करेगी तो खराब पुलिसिंग भी दिखाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से उनकी अपनी कार्यशैली रही, उस कार्यशैली को लगातार IBC 24 कवरेज करता रहा और दिखाता रहा, चाहे कोई भी पुलिस अधीक्षक रहा हो, जो उसने काम किया है वो दिखाया जाएगा। तो उसके परिप्रेक्ष्य में उनको एक जिला दिया गया और एक इस समय एक मामला लव जिहाद का वहां पे जिस तरीके जोरों से पकड़े हुआ है और एकदम जोरों शोरों से वहां पे ये मुद्दा चल रहा है, तो वहां के जो पुलिस अधीक्षक अभिनंदन थे उनको उठा करके अब सहारनपुर भेजा गया शायद। और उसके बाद यहाँ से रायबरेली के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह को बस्ती का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। ये पूरे प्रदेश की खबर है। और 24 तबादले हुए हैं। कल देर रात लखनऊ ने जो प्रशासन है पुलिस विभाग का, उसने लिस्ट जारी करी है। जी हाँ इंद्रवीर, एक और खबर है रायबरेली से आ रही है और आपने भी दिखाई है। इस पूरे मामले में जहां पर एक पति अपने 4 बच्चों के साथ अपनी पत्नी के लिए दर दर भटकते हुए एसपी आवास तक जाता है, पहली बात तो ये खबर क्या है, हमारे दर्शकों को जरा डिटेल में बताइए, और क्या इस पर अभी तक कार्रवाई हुई है, इसको भी जरा बताइए। देखिए अखंड, जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरा मामला अगर बात करें तो अभी पूरा मामला मैं आपको बता देता हूँ। अभी जस्ट हम लोग के पास है और हम लोगों ने भी इसको IBC 24 पर ब्रेक भी करी। सोशल मीडिया के एक परिवार और जो है अपने पत्नी की उससे प्रताड़ित होकर अगर बात करें तो परवान चढ़ गया है और ये 4 बच्चे हैं इसके। मैं आपको एक जो है तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा और हम इसी खबर पे आते हैं, इसी खबर पे हम बात भी करें। लेकिन जिस तरीके से अखंड ये खबर आई है निकल के, ये बड़ा ही वो है। और ये इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई थी पत्नी की और प्रेमी के साथ फरार हो गई अपने 4 बच्चों के साथ। आज वो एसपी ऑफिस पहुंचा है पति और न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन जो पूरा मामला है डी थाना क्षेत्र के टेकारी दादू गांव का बताया जा रहा है। अब इस पे देखना ये होगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। इस पे हमारे पास जो इसके हस्बैंड है, मतलब जो पीड़ित पति है, उनकी बाइट भी है और वो बाइट भी हम चाहेंगे कि हमारे एक बार आप जरूर देखें कि जिस तरीके से घटना है आखिर इसमें पूरा मामला क्या है, पति का कहना क्या है और पूरे मामले में पति ने क्या कहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीर है, ये तस्वीर बड़ी भयावह है कि 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी संग इस उम्र में फरार हुई है। और इंस्टाग्राम, देखिए जो ऐसी स्टोरी आती है, जो ऐसी खबरें आती है, हम बात करें तो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया का ज्यादा इसमें मतलब वर्णन रहता है। क्योंकि जिस तरीके से ये घटनाएं हुई है, उन घटना को लेकर के सोशल मीडिया मॉनिटर करते हैं लोग और देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये रही है, तो ये घटना भी हमारे सामने आई है और हम दिखाना चाहेंगे अपने IBC के दर्शकों को कि और पति ने क्या कहा है, ये भी हम एक बार जो है सुनवाना चाहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी मामला निकल गया, इतने छोटे छोटे मासूम 3 बच्चे यहाँ पे आए हैं, एक बच्चा इससे भी छोटा है वो नहीं आ पाया है और 3 बच्चों को लेकर के पति इसमें पहुंचा है एसपी ऑफिस रायबरेली। और टेकारी दादू थाना डी क्षेत्र के अंतर्गत की पूरी घटना है। और मैं अपने इनपुट से कहूंगा कि अगर हमारे पास तस्वीर है तो और जो पति का वर्जन है अगर एक बार दिखाएंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी आया इससे खैर, क्योंकि पुलिस अधीक्षक रायबरेली ट्रांसफर हो चुका है, अभी जो नए पुलिस अधीक्षक उन्होंने कमान संभाली नहीं है, वो बताया जा रहा है कि ऑन द वे है। इससे खैर और अधिकारी डिस्ट्रिक्ट एसपी है, क्षेत्र अधिकारी है, तो इन सबसे बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है और ये पूरा मामला पुलिस की तरफ से क्या बताया जा रहा है, इससे क्या निकल के आएगा सामने, ये अलग बात है। लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार अगर तस्वीर है तो प्लीज दिखाया जाए, प्लीज। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश कुमार। क्या दिक्कत हो गई आपके?
हमारी पत्नी 16 दिसंबर को घर से भाग गई। कैसे, किसके साथ चली गई? इसका हमको मालूम नहीं था। नहीं, किसी से प्यार मोहब्बत थी, इंस्टाग्राम क्या बता हाँ, रहे? इंस्टाग्राम से इसकी दोस्ती हुई थी। किससे हुई थी, क्या नाम था जिससे हुई थी? रिंकू के नाम से आईडी चला रहा है। उसके बाद अब चला रहा उसका रंजीत के नाम से आईडी। कहाँ का रहने वाला है वो? पता नहीं, मालूम नहीं कहाँ का है ये वो। नहीं पता। ये नहीं मालूम। उसी के साथ चली गई? हाँ, उसी के साथ चली गई। इसकी शिकायत कहीं किया आपने? थाने में 4 शिकायत किया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन सा थाना है? डी थाने। थानेदार क्या कह रहे थे? थानेदार कह रहे हैं जाओ, इसका जब हमको मालूम होगा तो पकड़ के लाएंगे, यही कह रहे हैं। आज कहाँ पे आए हैं? आज तो हम आए हैं कलेक्ट्री, एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस। किसी से मुलाकात हुई अभी? अभी नहीं हुई मुलाकात। क्या करेंगे अब? अरे अब क्या करेंगे, क्या उसको लाना चाहते हैं कि वो आ जाती है, हमारे बच्चों को कम से कम देखभाल करती। हम लोग कमाने जाएं कि क्या करें, हम मजदूर आदमी बहुत परेशान हैं। देखा खंड, ये पीड़ित पति है और पीड़ित पति ने अपने बच्चों के साथ एसपी ऑफिस रायबरेली पहुंच करके गुहार लगाई है। और अब इस पूरे मामले पर IBC 24 की भी बात होगी पुलिस से, और जो पुलिस के आला अधिकारी है उनसे बात होगी, डी थाना इंस्पेक्टर से बात होगी, और बात करके इस पूरी खबर को विस्तार में दिखाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इंस्टाग्राम की दोस्ती बताई जा रही है पति के द्वारा। कोई रिंकू नाम की आईडी थी और अब वो रंजीत नाम की आईडी से ऑपरेट कर रहा है, और उस आईडी के माध्यम से इसके पत्नी से दोस्ती हुई, और इस उम्र में पत्नी अपने 4 बच्चों को छोड़ करके और पति को छोड़ करके फरार हुई है। 16 दिसंबर की घटना बताई जा रही है। 4 बार थाने में तहरीर दी गई है। जिस तरीके से महिला अपराध को लेकर पुलिस लगातार संजीदा है, लगातार एक दावे करती है कि महिला अपराध को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस भी और रायबरेली पुलिस भी संजीदा रही है। लेकिन अब ये घटना जो निकलती है कि 16 दिसंबर से पीड़ित पति दर दर भटक रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर क्या मामला है, इस पूरे मामले पर हम भी बात करेंगे और विस्तार में पूरी खबर अपने दर्शकों को जरूर पहुंचाएंगे, और इस पे एक न्याय दिलाने की बात की जाएगी। आखिर ये आईडी चला रहा है व्यक्ति रंजीत नाम का, रिंकू नाम का, आखिर ये व्यक्ति है कौन, और क्या ये, चूंकि अगर 4 बच्चों को छोड़कर जाना, मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि ये बहुत हाल फिलहाल का मामला था या बहुत दिन पुराना ऐसा कुछ मामला था। ये जब हम पूरे विस्तार में कवर करेंगे तभी निकल के आएगा। जी सर। हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती सामने होती है, क्योंकि अगर जो महिला है अगर वो खुद अपनी मर्जी से गई है तो उसको लाना, फिर उसको वापस परिवार में सम्मिलित करना तो अपने आप में बड़ी चुनौती का है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है इस पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट दीजिएगा हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? हाँ बिल्कुल, देखिए अखंड, कल हमने बात की थी कि जिस तरीके से कूड़ों की तरह जो है बच्चों को किस तरीके से बसों में भरे जाते हैं, और 2.5 महीने पहले भी देखा गया था कि किस तरीके से बस का एक्सीडेंट हुआ था, और फिर उसके बाद परसों भी देखा गया कि बच्चों की गाड़ियों का एक्सीडेंट। मैंने आपको कल वो विजुअल दिखाए, शॉर्ट दिखाए, लेकिन यहाँ का प्रशासनिक अमला जागने को तैयार नहीं हो रहा। आज मैंने आरटीओ, कल से ही आरटीओ को कॉन्टेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जो फ्यूजी नंबर है उनका जो है लगने का नाम नहीं ले रहा है, और लग भी रहा है तो लाइव जुड़ने की बात नहीं कह रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि कहीं ना कहीं आरटीओ और यातायात विभाग की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखेंगे। देखिए 2 बजे के आसपास जो है स्कूल की छुट्टियां होती हैं और शहर में जाम जैसे हालात हो जाते हैं। अगर जो शहर से गाड़ियां गुजरती हैं, वो चाहे यातायात का विभाग भी चाहे, और खासतौर पे अगर टिकती है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो यातायात विभाग हो, चाहे वो आपका आरटीओ विभाग हो, सारी बसें सती हैं और सारे लोग फल फूल रहे हैं। एक बात कही जाती है कि पुलिसिया भाषा में एक बात कही जाती है एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं इन लोगों की महीने की सेटिंग होती है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन जो बातें कही जाती है कि इन लोगों का महीना फिक्स होता है। जो पहुंच वाले होते हैं उनके तो कोई महीने नहीं होते, लेकिन उनके काम हो जाते हैं पुलिस विभाग के या आरटीओ विभाग के, कि उनके कहीं ट्रांसफर हो रहे हो तो रुकवाने के नाम पे उन भाई साहब के पास चले गए, भैया आपकी बहुत बड़ी पहचान है, हमारा ट्रांसफर हो चुका है, रुकवा दीजिए। साफ तौर पे अभिभावकों के बच्चों के साथ यातायात और आरटीओ विभाग
जो है एक तरीके से लापरवाही, अगर कोई गाड़ी बाहरी नंबर की दिख जाती तो सबसे पहले उनको रोकने का और उनसे पैसा वसूलने का पहले काम कर देते हैं। लेकिन जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है प्रतापगढ़ में, उस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लगातार ऐसी सूचनाएं आ रही हैं और लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कई बार देखा गया है प्रतापगढ़ में, खासतौर पे अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट सर्किट से जिससे बच्चे सवार थे और एक तार नीचे था जिसमें आग लग गई बस में। तो गनीमत ये रही पूरे घटनाक्रम में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ। लेकिन साफ तौर पे अब ये देखा जा रहा है, परसों जिस तरीके से घटना हुई और उसके बाद 2 महीने के अंदर ये शायद चौथी या पांचवी घटना थी और अभी तक न आरटीओ जागा है, न किसी स्कूल को नोटिस भेजी गई है और न ही कोई ऐसी कार्रवाई की गई है कि कोई कार्रवाई की गई हो तो सुनने में आया हो। कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ कागजों पे ये चल रहा है। पूरा प्रतापगढ़ कह सकते हैं, सिर्फ कागजों पे ये पूरा प्रतापगढ़ चल रहा है और इनको कमाने का एक तरीके से ढंग मिला हुआ है। अब जिस बस की एक्सीडेंट हुआ था वो पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा की बस थी, तो उसमें कमाई तो कर नहीं सकते, लेकिन एक नोटिस तो भेजे थे। ये सुनने में आया है कि शायद नोटिस भेजी गई है कि आपने कैसे 50 बच्चों को एक साथ एक बस में आपने भरा है और कारण बताओ नोटिस क्यों ले जाएगा। अगर यही नॉर्मल स्कूल का कोई बस होती या नॉर्मल व्यक्ति के स्कूल की बस होती या नॉर्मल पब्लिक में कोई बस होती तो उसे सीधे सीधे एक ही काम करती है पुलिस या आरटीओ, सीधे तौर पे 50,000 से ज्यादा का जुर्माना बनाती है और फिर उसके बाद सीजिंग की प्रोसीजर और साथ ही साथ प्रबंधक समेत प्रिंसिपल समेत तक को खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करते हैं। ये देखिए कहीं ना कहीं तो बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन जो छोटी मुर्गियां होती है उनके ऊपर कार्रवाई जरूर करती है प्रतापगढ़ का प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो, चाहे जो हो। हर एक चौराहों पर आप अपने सिपाही को तैनात कर देते हैं केवल पब्लिक को परेशान के लिए। आपको पिछली बार ही बताया था कि कुंभ में के दौरान किस तरीके से बाहरी श्रद्धालुओं को किस तरीके से परेशान किया गया था। केवल रेड रिबन बांध करके ये कहा जाता था कि इसके बाहर आप गाड़ियां नहीं खड़ी करेंगे, अन्यथा आपकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। और देखा भी गया था, मैंने आपको दिखाया भी था कुंभ जाने से पहले कि किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो लोकल जो गाड़ियां चलती है, मेरे पास सिर्फ 10 स्कूलों के नाम है जो कि सिर्फ राजनेताओं के हैं। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि उनके पास अगर 30 गाड़ियां होंगी तो 30 में से 10 के पास ना फिटनेस होगा ना NOC होगी, किसी चीज का कोई कागज कंप्लीट नहीं होगा। सिर्फ कागज के नाम पे अगर कोई कागज कंप्लीट होगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ RC, ना उसके पास इंश्योरेंस होगा, ना प्रदूषण होगा, ना फिटनेस होगी। तो देखिए मैं आपको स्कूल के नाम दिलवाता हूँ। सबसे बड़ा नाम आता है और सबसे बड़ा पद आता है पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता का स्कूल, जो कि संगम इंटरनेशनल स्कूल है और इनकी बसेस कुंडा तक जाती है। सोचिए शहर से 60 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां जाती हैं और इनके पास 30 से अधिक बसेज होंगी। कार्रवाई के नाम पे ये शून्य होंगे और एक तरीके से आरटीओ की मिली भगत कहीं ना कहीं रहती है। अब दूसरी बात करते हैं अशोक त्रिपाठी, जो कि पहले बसपा में थे अब बीजेपी में है। डॉल्फिन पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है और ये नहीं ज्ञानेंद्र, बिल्कुल कल भी आपने नामों की एक लंबी फहरिस्त गिनाई थी जो कि बड़े नेताओं के स्कूल हैं और बिल्कुल सही बात है कि आमतौर पर अगर एक पूरी घटना घटित होती है और जैसे कि ये जानकारी निकल के आ रही है, जैसा आपने बताया कि एक महज एक नोटिस कार्ड बताओ नोटिस जारी किया है, अगर कोई फाइन नहीं, कोई जुर्माना नहीं, कि किसी के खिलाफ कोई शिकायत FIR नहीं, केवल और केवल अगर कानून बताओ नोटिस जारी किया गया है, तो अपने आप में सवाल है कि आखिरकार क्यों कोई कार्रवाई बड़े लोगों के खिलाफ करने से पीछे हटता है। कोई भी विभाग हो, क्यों हटता है पीछे? क्या आम और खास लोगों के बीच में एक बड़ी खाई है, एक बड़ा अंतर है कि आम लोगों के लिए तो आप कार्रवाई करते हैं, आपके पास कई सारे नियम कायदे कानून होते हैं, पर वही नियम कायदे कानून और कार्रवाई खास लोगों के नाम पर जब आती है तो उस पर करने से पहले आप पीछे हट जाते हैं। आखिरकार ऐसी कार्रवाई, ऐसे नियम कायदे कानून क्यों बनाए गए हैं जिसमें आम और खास के बीच में एक बहुत बड़ी खाई हो या एक बहुत बड़ा गैप हो? अगर नियम कायदे कानून बनाए गए हैं तो सबके लिए होने चाहिए। उन बच्चों का क्या दोष है अगर उनकी जिंदगी चली जाएगी? अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो कम से कम आप
एक ऐसी एक प्रक्रिया अपनाएं जिसके तहत कोई भी स्कूल हो, कोई भी, चाहे वो बड़े आदमी का स्कूल हो, चाहे छोटे आदमी का स्कूल है, किसी का भी स्कूल या कुछ भी हो, कम से कम वो डरे और उस कार्रवाई के लिए या उस कागज को पूरा करे, कम से कम उस नियम कायदे कानून को माने। आखिरकार इस पूरे मामले पर जब आपने अधिकारी से बात की, यानी तो उनका क्या कहना था? बिल्कुल, देखिए अधिकारी तो खास तौर पे कोई बात करने को तैयार नहीं होता है, और खास तौर पे टेलीफोनी के सामने ऑन कैमरा तो बात ही करने को तैयार नहीं होता। ऑफ कैमरा बात करने को बहुत सारी बातें कह जाते हैं, लेकिन बात कुछ नहीं करते। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना, फिलहाल इस घटना से क्रम नहीं खाता है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। एक घटना घटित हुई थी कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को दिन दहाड़े होटल के अंदर मार के भाग गया था। उसके बाद प्रशासनिक अमला जागा था, होटलों के ऊपर कार्रवाई, मैंने आपको बताई थी ये खबर, अगर आपको याद हो, होटलों के ऊपर कार्रवाई शुरू की गई थी। छोटे छोटे होटल जो होते हैं, जो धर्मशाला टाइप में आप कह सकते हैं, उन होटलों के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। उनके ऊपर सीधे सीधे चस्पा कर दिया गया, नोटिस जाके हर एक कमरे को सील कर दिया गया, मोहर लगा दी गई। वो बेचारे होटल वाले जिनका दिनचर्या एक तरीके से उनके साथ काम करने वाले जो व्यक्ति थे, 5 से 6 लोग, वो लोग तो बेसहारा हो गए। जो होटल के अंदर जो 700-800 रुपए में रुकते थे, वो बेचारे, उनको वहां से खाली करना पड़ा। अब बात करें बड़े होटलों की, जैसे कि एक भोले सिंह है, काफी बड़े व्यापारी है यहाँ पे और काफी जाने माने व्यापारी हैं। उनके 2 से 3 होटल चलते हैं, जैसे कि एक पहला सिद्धार्थ होटल, दूसरा शतांश होटल। इनके ऊपर जैसे ही कार्रवाई करने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस पहुंची और जैसे ही नोटिस चस्पा करने शुरू हुई, तो सत्ता पक्ष के 2-3 जो है नेता, बड़े नेता पहुंचते हैं भाई साहब लोग, और सीधे सीधे फोन, मैं तो उस समय भी वहां मौजूद था, टेलीफोन बजना शुरू होता है। और खास तौर पे जब होटल सीज करने की बारी आती, मात्र 2 कमरे सिद्धार्थ होटल की सीज हुए थे, मात्र 2 कमरे, मेरी आंख के सामने की बात है। और विदिन 8 घंटे के अंदर उस होटल को खोल दिया गया, सोचिए। और जो छोटे होटल थे उनको तकरीबन 1 महीने तक सीज कर ही रहे। ये कैसा भेदभाव प्रतापगढ़ में चल रहा है, ये कैसा भेदभाव प्रतापगढ़ की पुलिस और प्रशासन और अन्य विभाग करते हैं। ये भेदभाव नहीं है तो आखिर क्या है? आप ये बताइए, इतने सारे स्कूल हैं, संगम इंटरनेशनल स्कूल, डॉल्फिन पब्लिक स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर जो कि पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा का स्कूल है, और आत्रे अकेडमी, प्रभात अकेडमी, जयपुरिया समेत ऐसे कई स्कूल है। आप इन स्कूलों की गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई के नाम पे सुन रहते हो, लेकिन कहीं वो छोटा सा जो है स्कूल होता है जिसके पास पहुंच नहीं होती है, आप उन स्कूलों के ऊपर कार्रवाई कर देते हो। सोचिए, ये भेदभाव का यहाँ का प्रशासनिक अमला, यहाँ का पुलिस अमला भेदभाव के रूप में चलता है। छोटे से जानवर को परेशान करने में इनको बदलता है, लेकिन अगर वही शेर मिल जाए तो सामने खड़े होने की इनकी हिम्मत नहीं होती है। ये है प्रतापगढ़ का प्रशासन, ये है प्रतापगढ़ की पुलिस, ये है प्रतापगढ़ का आरटीओ। देखिए, मैंने एक छोटा सा आपको उदाहरण दिया कि सारे होटल को सीज किए गए, लेकिन जहां बड़े होटलों की बारी आई, वहां इनके कदम लड़खड़ाते नजर आए, लड़खड़ाते हुए पहुंचे और लड़खड़ाते हुए वापस चले आए कि कहीं मेरा सस्पेंशन ना हो जाए, कहीं मैं ऐसी जगह न भेज दिया जाऊं कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो ये है प्रतापगढ़ का प्रशासन, ये है प्रतापगढ़ की पुलिस। अखंड। अब बिल्कुल ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ में मैंने कई बार बोला है प्रतापियों का गढ़ है, और शायद यही कारण है कि प्रतापियों के गढ़ में किसी भी प्रताप से न डरे। इसलिए जो प्रशासनिक अमला है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, वो कार्रवाई करने से एक बार नहीं 1000 बार इन प्रतापी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे हट जाता है, अपने हाथ पीछे खींच लेता है। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार नियम कायदा कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। पर प्रतापगढ़ में कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं जब लगता है कि नियम कायदे कानून कुछ है तो केवल और केवल आम लोगों के लिए है, खास लोगों के लिए है ही नहीं। बताइए ज्ञानेंद्र, बताइए। बिल्कुल, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब दिसंबर का महीना था, एक संस्कार ग्लोबल स्कूल है जो कि उसके मालिक IAS IPS रैंक के हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। आपको बताते चले, हमारे एक फ्रेंड थे, सुबह का समय था, उनकी माता जी को कैंसर हुआ है। ये मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। सिर्फ से जा रहे थे, मोहनगंज एक इलाका पड़ता है, और उस समय घना कोहरा आ चुका था। सोचिए, आगे ट्रक है, पीछे संस्कार ग्लोबल का जो है बस है,
और वो ओवरटेक करके सीधे स्विफ्ट के अंदर घुस जाती, जबकि स्विफ्ट अपनी लाइन में थी और वहां की बताई जा रही पब्लिक सातौर के संस्कार ग्लोबल के जो है बस के ड्राइवर को जो है जिम्मेदार ठहराया। और गैर जिम्मेदाराना हरकत सोचिए, बच्चों को वहीं छोड़ करके, ये आज से ठीक मैं आपको 40 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ, बच्चों को छोड़ करके कंडक्टर और ड्राइवर वहां से भाग जाते हैं और सुबह 7:30 से 8 बजे की घटना होती है। आखिर ये कैसा, उन स्कूलों के ऊपर प्रतापगढ़ की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। सोचिए, ये होता है, हम लोग एप्लीकेशन देने को तैयार हो गए थे, लेकिन इतने टेलीफोन बज रहे थे कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ज्ञानेंद्र जी, आप सीधे आप आए हैं, आप भाई हैं, मैनेज करवा दीजिए, मुकदमा लिखवाने का कोई मतलब नहीं होता। ये है प्रतापगढ़ की पुलिस और प्रतापगढ़ के लोग, केवल एक फोन पे डरना शुरू हो जाते हैं। ये है प्रतापगढ़ का प्रशासनिक अमला। सोचिए, वो ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन जो संस्कार ग्लोबल का मालिक था, केवल एक फोन पे इनके डर जाना, तो बात कहीं ना कहीं खरी लगती है। कल ये मैं बात आपको नहीं बता पाया था, लेकिन आज मैं आपको बात बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्रतापगढ़ का प्रशासनिक अमला चलता है। मुझे आज इस बात का दुख हो रहा है कि मैं आरटीओ को लगातार कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आरटीओ का फोन लगने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज इसलिए रिपीट मुझे करना पड़ रहा है। मैं ये सोच रहा था कि आज आरटीओ अपनी बातों को रखे और ऐसे जो गाड़ियां विदाउट फिटनेस, विदाउट इंश्योर हुए चल रही है, सड़कों पे दौड़ रही है, जो ट्रेवल्स की गाड़ियां हैं, अगर ट्रेवल्स की गाड़ियों में बात करें, चाहे वो गांधी की गाड़ियां हो, चाहे वो हरि प्रताप सिंह की गाड़ियां हो, जो स्वर्गीय हरि प्रताप सिंह की गाड़ियां हो, इस समय प्रेजेंट टाइम में नगर पालिका अध्यक्ष भी है, ऐसे कई ट्रेवल्स है, चाहे वो विजय सिंह की गाड़ियां हो, जो रोड पे फर्राटा भरती है, अगर गाड़ियों की फिटनेस चेक किया जाए ना, तो उनकी फिटनेस नहीं मिलती है। और ऐसे ही कई स्कूल हैं, अगर ये लोग चेकिंग करना शुरू करेंगे तो काफी ऐसे बसेस इनको मिलेंगे, काफी ऐसी गाड़ियां मिलेंगी, तो फिटनेस या पूर्ण रूप से कागज इनके कंप्लीट नहीं होंगे। लेकिन प्रतापगढ़ का प्रशासन सिर्फ छोटे बड़े का भेदभाव देखता है। जो पहुंच वाला है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और जो पहुंच वाला नहीं है उसकी गाड़ी सीधे के सीधे पाउंड होगी और पुलिस लाइन भेज दी जाएगी, और फिर वहां मोलभाव चलता है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बहुत सारी खबरें आपने दिखाई हैं और प्रशासनिक अमला प्रतापगढ़ का क्या है ये भी हमने देखा है, और किस तरीके की कार्रवाइयां आम और खास लोगों के बीच में एक भेदभाव के रूप में देखने को मिलती है, ये अपने आप में कई बार आपने बताया है। और इस खबर में भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ खास लोगों के प्रभाव के चलते इनके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं इस खबर पर नजर बढ़ाए रखिएगा ज्ञानेंद्र, अगर होगा तो अधिकारियों से उसका वर्जन जरूर लीजिएगा। अभी फोन नहीं मिल रहा है, लेकिन लगातार कांटेक्ट कीजिए और उनसे इस पूरी खबर पर उनका वर्जन लीजिए कि आखिरकार कार्रवाई हो रही है तो आम और खास के बीच का अंतर है तो क्यों है, ये भी जरा उनसे पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? बिल्कुल अखंड, जितने बस्ती की जो बड़ी खबर है, जिस तरह से लगातार बस्ती समय चर्चा में कहीं ना कहीं देर रात जिस तरीके से एसपी का तबादला दिखाया गया है, कहीं ना कहीं जो लिस्ट आई है, तो कहीं ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो मामला था उसको लेके भी इसको जो अब शहर में जो गुनगुनाहट लगी हुई है कि इस चीज को भी लेकर कि शायद इस मामले को लेकर ट्रांसफर हुआ, लेकिन साफ तौर से देखी जा सकती है कि अखंड इस पूरे मामले में अभी तक जो है, जो जिस तरीके से मामला है कि 300 लड़कियों का नाम जिसमें आया हुआ था, पुलिस ने कल एक नई बाइट दी थी उस मामले में, क्योंकि लगातार उनसे बात करने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया के दबाव के बाद जो बाइट आया, उन्होंने एक बयान उसमें यह दिया कि एक तहरीर मिली थी जिसके आधार पर हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बाकी के जो आंकड़ों की बात की जा रही है उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है या बाकी जो भी और सारे डॉक्यूमेंट्स है वो खंगाल रही है कि जो भी ऐसा कुछ तथ्य सामने आते हैं तो पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें एक सिंगल लड़की के अलावा सेकंड या थर्ड कोई और भी लड़की सामने अभी तक आई हो, तो ऐसा कुछ सामने नजर आता वो दिखाई नहीं पड़ा है। पुलिस अब सारे एविडेंस खंगाल रही है, देखने होगा कि उसके बाद अभी क्या कार्रवाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि मामला सीधा लखनऊ से मॉनिटरिंग किया जा रहा है, तो हो सकता हो कि अब आज के बाद अब आगे क्या कार्रवाई होती है वो देखना होगा। अखंड जितेंद्र, क्या कोई इसमें अपडेट आया है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है और इस बड़े मामले में जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश का जो टीम है, या कहते हैं कि जो चाहे वो खुफिया एजेंसी हो या फिर पुलिस की बात की जाए या फिर मुख्यमंत्री के पास भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जानकारी जरूर होगी, क्या आपको लगता है कि इसको लेकर के कोई विभिन्न एक बड़ी टीम तैयार की गई है इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए? कोई ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है?
बिल्कुल अखंड, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए, क्योंकि लगभग जो है मीडिया के कई संस्थान तक बस्ती में आ चुके थे, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं अगर मामला उठ गया है तो वहां से चलने के बाद इस तरीके से ये भी बात सामने आ रही है कि बीजेपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं या मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है, तो स्वाभाविक बात है इस तरह बातें लगातार सामने आ रही है। हो सकता है कि उच्च लेवल की इसमें जांच हो रही है, क्या इसमें तथ्य आएंगे वो तो अब सवालिया निशान खड़े होते हैं। किस तरीके से अधिकारी क्या उसमें मैनेज करता है, किस तरीके से जो डॉक्यूमेंट है उनके क्या खंगाले जाएंगे, कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, या सिर्फ सिंगल या उस लड़के ने जो बयान दिया है ये बयान उसका सही है या गलत है, तो कोर्ट में जो उसका बयान होगा तो उसमें भी ये क्लियर होगा कि आगे होना है। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने खुल के नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने इतना जरूर कहा है कि सिंगल एक लड़की के अलावा अभी तक दूसरी कोई एप्लीकेशन या दूसरी कोई और लड़की अभी सामने नहीं आई है। खंड हाँ बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि बड़ी चुनौती है जिस तरीके से एक पीड़िता ने इस तरीके का गंभीर आरोप लगाया है और करीब 300 लड़कियों की बात की गई है, उसके अंतरंग वीडियो की बात की गई, प्राइवेट पलों के वीडियो की बात कही गई है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सेक्स ट्रैफिकिंग की बात की जा रही है कि अन्य राज्यों में भी लड़कियों को भेजा जाता था, उनको ब्लैकमेल करके, उनको डरा करके, धमका करके, उनके परिवार वालों को परेशान करने की बात भी उसने कही है। अपने भाई की हत्या की बात भी कही है कि उन लोगों ने उसके भाई की हत्या करने की बात की थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर मामला है और इस पर जिस तरीके से पुलिस की नजरें बनी हुई हैं, लेकिन यही है कि जब ये पूरी खबर निकल करके सामने आई तो कल जो एसपीओ की आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट है उसमें बस्ती के भी एसपी थे। अब नए जो एसपी आ रहे हैं वो रायबरेली से आ रहे हैं और यशवीर सिंह अपने आप में एक बड़े तेज तर्रार और एक बेहतरीन अधिकारी माने जाते हैं और ऐसे मामले को सुलझाने के लिए वो जाने भी जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में किस तरीके से यशवीर सिंह इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हैं और किस तरीके से दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं और जो अभी तक इस पूरे मामले में फरार हैं, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, उनके खिलाफ और इसके पीछे की जो कड़ी है, जो एक के बाद एक या जिस तरीके का आरोप पीड़िता ने लगाया है, उसकी सच्चाई को भी कैसे वो बाहर निकालते हैं, उसको कैसे सामने लाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि बड़ा मामला है बस्ती से और इस बस्ती के इस मामले में कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की नजर है और खुद इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पैनी नजर जरूर बना के रखी होगी और कहीं ना कहीं जो तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं इस पूरे मामले के खुलासे के लिए पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं और जो तमाम कड़ियां हैं एक के बाद एक उसको जोड़कर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक और एक बड़ी खबर आपको बता दें, वो कहीं ना कहीं खबर जुड़ी है समाजवादी पार्टी से। एसआईआर को लेकर के समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल लगातार शुरू से ही चुनाव आयोग और उसकी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते आ रहे हैं और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब आर पार के मूड में है। जैसे खुद पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरीके से इसके खिलाफ नजर आ रही है, इसी तरीके का कुछ अब प्लान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी तैयार किया और वो भी एसआईआर के मुद्दे पर सरकार से, चुनाव आयोग से दो हाथ करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी और चुनाव आयोग की गठबंधन की बात कही है। ये जो अब मामला बढ़ रहा है वो एक फॉर्म है और ये फॉर्म है फॉर्म नंबर 7, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं नाम भर करके, जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के चीफ ये आरोप लगाते आए हैं कि चुनाव आयोग जानबूझ करके पीडीए के वोट काटने का काम कर रहा है, जो इनके समाज को वोट देता है उनका वोट काटने का काम कर रहा है। इसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता फील्ड पर हैं और चुनाव आयोग को लेकर के और जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता बीएलओ के साथ मारपीट की बात या फिर तमाम अन्य दावों के साथ कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहा है और इस एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े कर रहा है। फिलहाल इस एसआईआर की जो पूरी की पूरी जो एसआईआर है, इसको लेकर के चुनाव आयोग पर शुरू से ही विपक्षी दल हमलावर है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी अब पूरी मुस्तैदी के साथ फ्रंट पर आकर के चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी कर रही है और साफ तौर पर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है कि वो लोगों के वोट काट रहा है, पीडीए के वोट काट रहा है और गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल नहीं करेंगे। फिलहाल इस पूरी जो समाजवादी पार्टी के आरोप है इस पर भी चुनाव आयोग समय समय पर आकर अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, लेकिन इस पूरे मामले पर वो क्या कहता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।